जुलाई का महीना अपनी पूरी ताकत के साथ गांव पर बरस रहा था। आसमान से रुक रुक कर पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी और पूरा गांव कीचड़ से सन चुका था। गांव के एक छोटे से मकान के अंदर साहूकार धनीराम अपने मुनीम और 2 नौकरों के साथ खड़ा था। उनके सामने गोपाल, उसकी मां कौशल्या और छोटी बहन नेहा सिमटे हुए खड़े थे। मुनीम के हाथ में कुछ कागज थे और साहूकार का चेहरा पत्थर की तरह सख्त। गोपाल, बहुत हो चुका तेरा बहाना। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था वो आज तक वापस नहीं आया। अब ये घर मेरा है, कागजों पर मेरा नाम है और अदालत की मोहर लग चुकी है। मैं तुझे और तेरी मां को आखिरी बार कह रहा हूं, यहां से निकल जा, अभी के अभी। सेठ जी, बाहर बारिश तेज हो रही है, माँ को खांसी है और नेहा अभी बहुत छोटी है। 2-4 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं कहीं और रहने का ठिकाना देख लूंगा। बस थोड़ी रहम कीजिए। रहम? तुम्हें सुनाई नहीं देता? सेठ जी ने फैसला कर लिया, ये मकान अब हमारी प्रॉपर्टी है। या तो सम्मान से बाहर निकलो, वरना हमारे आदमी सामान बाहर फेंक देंगे। देख गोपाल, मुझसे बहस मत कर। बारिश हो या तूफान, मेरा पैसा डूबा तो मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। रहम की भीख मांगने से पहले ये सोच कि तूने पिछले 6 महीनों में एक कौड़ी क्यों नहीं लौटाई। अब निकल, वरना ये लोग तुझे खुद निकालेंगे। साहूकार के इशारे पर नौकरों ने अंदर रखी चारपाई और अन्य सामान बारिश में घर के बाहर फेंक दिए। मां कौशल्या चुपचाप खड़ी रही। उनके होठ कांप रहे थे, मगर आंखों से एक बूंद भी नहीं गिरी। नेहा डर के मारे मां की साड़ी से लिपट गई। गोपाल ने साहूकार की तरफ एक बार और देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक सौदेबाज की निर्मम आंखें थीं। बिना कुछ और कहे गोपाल ने अपनी मां और बहन का हाथ थामा और तीनों उस घर से बाहर निकल आए, जो कभी उनका अपना था। गोपाल की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक चिंता थी, अपनी मां और बहन को बचाने की चिंता। उनके पिता हरि नारायण पूरे गांव के मशहूर रसोइया थे। उनके हाथ के छोले पूरी की महक से पूरा गांव जागता था, पर पिछले साल अचानक बीमार पड़े और चल बसे। पीछे छोड़ गए ढेर सारा प्यार, एक कर्ज और एक जबरदस्त स्वाद का राज। अब यही कर्ज एक हथियार बनकर उनके सिर पर आ खड़ा हुआ था। तीनों गांव के उस छोर पर एक बरगद के नीचे जा खड़े हुए, जहां से बस स्टॉप कुछ ही दूरी पर दिखाई देता था। माँ, अब हम क्या करेंगे? अपना वो छोटा सा घर भी गया। बाबूजी के बाद जो हमारे पास था वो सब साहूकार ले गया, और अब ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गोपाल बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बारिश तुझे रुलाने नहीं आई। कभी कभी ऊपर वाला पुरानी दीवारें गिराता है ताकि हम नई दीवारें बांध सकें। भैया, मुझे डर लग रहा है। क्या हम सचमुच अब सड़क पर सोएंगे? मेरी गुड़िया भीग जाएगी। नहीं नेहा, तू चिंता मत कर। भैया तुझे ऐसे सड़क पर नहीं सोने देंगे। माँ, चलिए पहले कोई ऐसा ठिकाना ढूंढते हैं जहाँ बारिश से बच सके। माँ, मैं कल शहर जाऊँगा, वहाँ कोई ना कोई मजदूरी मिल ही जाएगी। शहर? वही शहर जहाँ से तू 6 महीने पहले खाली हाथ लौटा था। बेटा, तू पढ़ा लिखा तो ज्यादा है नहीं, और शहर हम जैसे लोगों का कहाँ ठिकाना लगेगा। यहीं रह, अपनी मिट्टी में कुछ कर। तेरे बाप के हाथों में जादू था, और मैं जानती हूँ वो जादू मेरी रसोई में भी है। बस तू साथ दे। रसोई? माँ, हमारे पास रसोई कहाँ है? बर्तन कहाँ है? और ठेला लगाने में खर्चा भी बहुत आएगा ना। पैसे कहाँ हैं हमारे पास? तभी बारिश की तेज फुहारों के बीच एक आवाज आई। गोपाल ने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में छतरी लिए पास आ रहा था। ये थे मंगल काका, जो बस स्टॉप के पास ही एक छोटी सी किराना की दुकान चलाते थे। मंगल काका स्वभाव से बहुत अच्छे आदमी थे और हरि नारायण के बचपन के दोस्त भी। बेटा, मैं तुम्हें कुछ समय से यहाँ देख रहा हूँ। साहूकार ने बेदखल कर दिया ना, उसका यही धंधा है। देखो, मेरी दुकान के पीछे एक कमरा खाली पड़ा है। पुराना है, थोड़ा टपकता है, लेकिन चारपाई और चूल्हे का इंतजाम हो जाएगा। अगर चाहो तो कुछ दिन वहां रुक जाओ, किराया बाद में देख लेंगे। गोपाल की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगमगाई। उसने तुरंत मंगल काका के पैर छूना चाहे, पर चाचा ने रोक दिया। बेटा, इंसानियत अभी जिंदा है। चलो सामान उठाओ, बच्ची भीग रही है।
तीनों उस छोटे से कमरे में पहुंच गए। दीवारें सीलन भरी थी और छत की एक जगह से पानी टपक रहा था। पर इस कमरे में एक कोने पर दो पत्थरों के बीच लोहे की जाली रखी थी, एक अस्थाई चूल्हा। मां कौशल्या ने उस चूल्हे को यूं देखा जैसे किसी ने उन्हें खोई हुई ताकत लौटा दी हो। उन्होंने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक लोहे की कड़ाही और पीतल का एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे में थे चना मसाले का वो खास मिश्रण जिसे कौशल्या ने अपने पति हरि नारायण से सीखा था। गोपाल, ये देख, तेरे बाप का असली खजाना। इसी मसाले की बदौलत पूरे गांव में हमारे छोले पूरी की धूम थी। और आसमान देख, ऐसी बारिश में गांव का हर आदमी कुछ चटपटा और गरम खाने को तरस रहा होगा। हम क्यों ना अपने हाथ आजमाएं? माँ, छोले पूरी बेचने के लिए ठेला चाहिए, सामान चाहिए और सबसे पहले हिम्मत चाहिए। हमारे पास तो हिम्मत तुझ में है और सामान और ठेले का इंतजाम मैं करती हूँ। जा, मंगल काका से थोड़ा बेसन, तेल और चने उधार ले आ, बाकी भगवान देखेगा। मंगल काका ने एक हफ्ते का सामान उधार दे दिया। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की हुई तो गोपाल ने लकड़ी के पुराने तख्तों और साइकिल के दो पहियों से एक छोटा सा ठेला तैयार कर लिया। मां ने सुबह सवेरे उठकर चने भिगोए। पहली बार गोपाल ने ठेला बस स्टॉप के ठीक सामने लगाया। ठेले पर कौशल्या पूरियां तल रही थी और बाजू में ही गर्मा गर्म छोले तैयार रखे थे और साथ में प्याज और हरी चटनी भी रखी थी। ठेले पर बोर्ड लगा था, हरि नारायण के मशहूर छोले पूरी, एक थाली मात्र 20 रुपए। बारिश की बूंदें तिरपाल पर नाच रही थी। इतनी जोरदार बारिश में चारों तरफ गर्मा गर्म स्वादिष्ट छोले पूरी की खुशबू फैल रही थी। पर गांव के लोग सिर पर कपड़ा रखे अपने घर की ओर भाग रहे थे। किसी को किसी चीज से मतलब नहीं था। 1 घंटा बीत गया, कोई ग्राहक नहीं आया। माँ, लगता है हमने गलत सोचा। लोग बारिश से बचने में लगे हैं, हर कोई घर जाने की जल्दी में है। ऐसे में हमारे छोले पूरी कौन खाने आएगा? सब्र रख बेटे, बारिश में लोगों का मन उदास होता है वो, पर जब एक बार गरम खाने की महक नाक से टकराएगी तो पेट अपने आप राह खोज लेगा। तू बस पूरी जोर से आवाज लगा। गोपाल ने मां की बात मानी और जोर लगाकर आवाज लगाने लगा। लो भैया लो, गर्मा गर्म छोले पूरी लो, हरि नारायण के स्पेशल छोले पूरी खा लो। लो भैया लो। तभी दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। उनका नाम श्यामू दादा था। पास आकर बोले, हरि नारायण, ये नाम सुनकर तो पुराने दिन याद आ गए। बेटा, क्या सचमुच उन्हीं के हाथ का स्वाद है? बाबूजी, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ जो कुछ सालों पहले यहाँ छोले पूरी का ठेला लगाते थे, पर ऊपर वाले ने उन्हें जल्दी अपना बना लिया। हाँ, पर मसाला और सीख उन्हीं की है। आइए, एक प्लेट लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, बस स्वाद बताइएगा। बेटा, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये खबर सुनकर, पर बेटा, मुझे तुम सबकी आंखों में वही स्वाभिमान और ईमानदारी दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे ये छोले पूरी जरूर खाऊंगा। कौशल्या ने गर्मा गर्म छोले पूरी और हरी चटनी के साथ प्याज एक प्लेट में परोसे। बेटी, रुला दिया तुमने तो। ठीक वही स्वाद सालों बाद। अरे भाइयों, इधर आओ, जन्नत का स्वाद मिल रहा है यहाँ। श्यामू दादा की आवाज सुनकर बारिश से भागते 2-3 और लोग रुक गए। तिरपाल के नीचे धीरे धीरे 4, फिर 6, फिर 10 लोग जमा हो गए। कौशल्या मां पूरियां तलने लगी, गोपाल छोले परोसने लगा। देखते ही देखते पहले दिन में ही 20 प्लेटें बिक गईं। उस दिन पहली बार गोपाल की जेब में पूरे 400 रुपए आए। वो रात को पैसे गिन रहा था तो उसकी आंखें भर आईं। गोपाल की आंखों में जीने की एक नई उम्मीद जग गई। माँ, आज पूरे 400 रुपए हुए हैं। एक दिन में इतना पैसा तो मैंने कभी हाथ में नहीं पकड़ा। लगता है बाबूजी सचमुच हमारे साथ हैं। ये तो बस शुरुआत है बेटा, तुझे हर रोज ऐसे ही ईमानदारी और सच्चे दिल से काम करना है। असली परीक्षा अभी बाकी है। अपने मन को घमंड से बचाना और हर ग्राहक को भगवान का रूप समझना, बस इतना ध्यान रखना। अगले कुछ दिनों तक उनका ठेला बस स्टॉप की शान बन गया। बारिश की परवाह किए बिना लोग दूर दूर से आने लगे।
मां ने अपने पति की एक और आदत बरकरार रखी थी, शाम के बचे हुए छोले पूरी गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त बांट देना। गोपाल को पहले ये रास नहीं आता था, पर मां ने समझाया। देख गोपाल, तेरे पिताजी कहते थे कि रसोई का पहला ग्राहक भूख होती है और आखिरी ग्राहक इंसानियत। जब तक हम एक हाथ से कमाते हैं और दूसरे से बांटते हैं, तब तक असली बरकत बनी रहती है। ये पैसों का घमंड होता तो तेरे पिताजी अपना नाम और इज्जत नहीं कमा पाते। इसका एक उदाहरण तो हमने मंगल काका के रूप में देख ही लिया है। उन्होंने हमसे अभी तक कुछ शिकायत नहीं की और हम पराये पर पूरा विश्वास दिखाकर हमें रहने के लिए जगह दी है और ये काम शुरू करने में मदद भी की है। गोपाल ने मंगल काका का आधा उधार भी चुका दिया था और कुछ पैसे जोड़कर रख लिए थे ताकि आगे का सामान खरीद सके। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुदरत को शायद उनकी परीक्षा लेना बाकी था। लगातार बारिश और सीलन भरे कमरे में रहने की वजह से मां कौशल्या की खांसी अब भयानक रूप ले चुकी थी। माँ आंखें खोलो। गोपाल ने मां को चारपाई पर लिटाया और गांव के सरकारी डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला कि मां को भारी बुखार हो गया है और तुरंत दवाइयों और आराम की जरूरत है। दवाइयां महंगी थीं और डॉक्टर की फीस अलग। गोपाल ने जोड़ी हुई सारी पूंजी दवाइयों पर खर्च कर दी। ठेले का सामान खरीदने के पैसे भी उसमें चले गए। मां बिस्तर पर पड़ी रही तो ठेला लगाना बंद करना पड़ा। माँ, सब पैसे खत्म हो गए। दवाइयाँ तो आ गई हैं, लेकिन कल के लिए सामान कैसे खरीदूं? और आपको तो आराम की जरूरत है। मैं अकेला ठेला भी नहीं संभाल सकता। बेटा, मेरी चिंता मत कर। तू मेहनत करने से डरता नहीं, बस ये वक्त भी गुजर जाएगा। जा, कुछ दिन कहीं मजदूरी कर ले। पेट भरना जरूरी है। ये कमरा और चूल्हा तब तक यूं ही पड़े रहेंगे। गोपाल ने अगले ही दिन से गांव के मुखिया के खेतों पर मजदूरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक बारिश और कीचड़ में काम करता, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि मां की दवा और घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता। नेहा कभी कभी मंगल काका की दुकान से थोड़ा राशन उधार ले आती और मां किसी तरह 2 रोटियां बना लेती। पूरा 1 महीना ऐसे ही तपस्या में बीत गया। गोपाल थककर चूर हो चुका था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक शाम जब वो खेत से लौटा तो उसने देखा कि मां अपने पैरों पर खड़ी हैं और उनकी आंखों में एक अलग सी चमक है। गोपाल, मुझे लगता है अब मैं ठीक हूँ। कमजोरी है, मगर बैठकर तो काम कर ही सकती हूँ। तू मेरी मदद करेगा तो हम फिर से ठेला लीड्स लगा सकते हैं। बस शुरुआती सामान का इंतजाम करना होगा। माँ, सामान के लिए पैसे तो सब खत्म हो गए। मंगल काका का पुराना उधार भी बाकी है और कुछ नया मांगने की हिम्मत नहीं होती। तू एक बार जाकर अपने ग्राहकों को बता कि तेरी माँ ठीक हो गई है और तू फिर से छोले पूरी का ठेला लगाना चाहता है। बाकी देखना, जो लोग तेरे मुफ्त खाने की इज्जत करते थे वही आज तेरी मदद करेंगे। गोपाल को मां की बात समझ आई। अगली सुबह वो चौपाल और बाजार में गया और लोगों को बताया कि कल से वो फिर से ठेला लगाएगा, लेकिन उसे सामान के लिए थोड़ी मदद चाहिए। ये सुनते ही गांव वालों ने जो किया, उसने गोपाल की आंखें नम कर दी। जिस बुजुर्ग ने पहली प्लेट खाई थी, उन्होंने 100 रुपए का नोट गोपाल के हाथ में थमा दिया। कुछ औरतों ने अपने घर से बेसन और आलू दे दिए। मंगल काका ने कहा कि पुराने उधार के बारे में नहीं सोचा और नया सामान भी दे दिया। कहा जब कमाई होगी तब चुकाना। अगली सुबह हल्की बूंदाबांदी के बीच छोले पूरी का ठेला फिर से नीम के पेड़ के नीचे सज गया। मां बैठकर पूरियां तल रही थी और गोपाल छोले परोस रहा था। गांव वाले पहले से ज्यादा प्यार से आए। देखते ही देखते ठेला पहले से भी ज्यादा चल निकला। अब गोपाल समझ गया था कि सच्ची कमाई का असली सहारा लोगों का दिल होता है, न कि सिर्फ पैसा। लेकिन साहूकार धनीराम ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी इज्जत और दबदबा दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। गांव के लोग खुलेआम कहने लगे थे कि हरि नारायण का बेटा उस साहूकार से कहीं बेहतर इंसान है, जिसने इन्हें बारिश में बेघर किया था। अब तक धनीराम को बस सेठ जी कहा जाता था, लेकिन अब चौपाल पर उसकी चर्चा कड़वाहट के साथ होने लगी थी। उसने अपने मुनीम राम लखन को तुरंत बुलाया। मुनीम जी, ये गोपाल और उसकी माँ मेरी नाक कटवा कर रहेंगे। पहले तो बारिश में बर्बाद होने से बच गए और दूसरी बार तो बीमारी से खत्म होते होते बचे।
और अब ये पूरा गांव इनकी मदद कर रहा है। ऐसा काम पहले भी उनके बाप हर नारायण ने किया था। जब तक वो जिंदा था गांव में उसी की ईमानदारी की चर्चा थी और बात यहाँ तक बढ़ गई कि लोग उसे सरपंच बनाने की बात करने लगे। पर अच्छा ही हुआ कि वो उस खौफनाक बारिश में मर गया, वरना आज वो सरपंच होता और गरीबों की मदद करता, जिससे कोई मेरे पास कर्जा लेने नहीं आता। जानता हूँ सरकार, उस वक्त में तो हरिनारायण लगभग गांव का सरपंच बन ही गया था, पर आपका नसीब जोरों पर है। चिंता ना करे, ये गांव आपके ही मुट्ठी में है। पर अब ये कौशल्या और उसका लड़का मेरी आंखों में चुभ रहे हैं। मुनीम जी, कुछ ऐसा करो कि इनका ठेला जड़ से उखड़ जाए, और ऐसा तरीका जो किसी को शक तक ना हो। सेठ जी, मैंने एक तरकीब सोची है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग और कागजों का खेल होगा। आपको बस एक बात बतानी है, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे गोपाल ठेला लगाता है, वो जमीन किसकी है? वो तो सालों से बंजर पड़ी है, न किसी के खेत में आती है, न किसी के नाम दर्ज है। लोग बस ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। बस यही तो हमारा हथियार है। अगर उस जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो हम रिकॉर्ड बना सकते हैं। आपके पास पुराने कागज तो है ही, उन्हीं में हम एक ऐसा दस्तावेज तैयार करेंगे जिससे साबित हो कि वो जमीन आपके परदादा के जमाने से आपकी है। फिर गोपाल को वहां से हटाने का कानूनी हक हमें मिल जाएगा। शाबाश मुनीम जी, ये हुई ना बात। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं हटा तो पंचायत में घसीटेंगे। पंचायत के कुछ लोग मेरी जेब में हैं, बस ये काम चुपचाप और जल्दी से होना चाहिए। अगले ही 2 दिनों में मुनीम ने एक पुराने कागज पर स्याही और मुहर से ऐसा दस्तावेज तैयार किया जैसे सचमुच वो नीम वाली जमीन कभी धनीराम के बाप दादा की रही हो। तीसरे दिन सुबह मुनीम जी 2 आदमियों के साथ वहां आ धमका। गोपाल, ये नोटिस है। सेठ धनीराम ने पंचायत में शिकायत की है कि तुम उनकी निजी जमीन पर बिना इजाजत ठेला लगा रहे हो। आज शाम चौपाल पर सुनवाई है, तब तक ठेला यहाँ से हटा लो, नहीं तो जबरदस्ती उठवाना पड़ेगा। गोपाल सन्न सा रह गया। माँ कौशल्या का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या बकवास है? हम तो महीनों से यहाँ ठेला लगा रहे हैं। इस पेड़ के नीचे तो पूरा गांव बचपन से आता रहा है। अचानक ये सेठ की जमीन कैसे हो गई? ये सब पंचायत में बताना, अभी ठेला हटाओ। गोपाल ने मजबूरन ठेला वहां से हटा दिया। शाम को चौपाल पर भीड़ जमा हो गई। धनीराम ने अपना बनावटी दस्तावेज पेश किया जिस पर कुछ पुरानी लिखाई और एक मुहर थी। उसके साथ 2 गवाह भी थे जो पहले से तैयार बैठे थे। पंचायत के पूज्य सदस्यों, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। मैंने वर्षों से इस पर कोई दावा नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन अब ये लड़का बिना पूछे यहाँ कारोबार कर रहा है और मेरी जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। मैं न्याय चाहता हूँ। सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। नीम का ये पेड़ तो गांव का है। मेरे बाबूजी भी यही बैठा करते थे। सेठ जी हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं, हमें कहीं और जाने को मजबूर करना चाहते हैं। गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? पर कहते हैं ना कि सच्चाई की राह पर चलने वालों की मदद करने खुद ऊपर वाले फरिश्ते के रूप में आते हैं। ऐसे ही वहां श्यामू दादा आए। श्यामू दादा के पिता उस जमाने में पंचायत के सदस्य थे। उन्होंने एक पुराना रजिस्टर संभाल कर रखा था जिसमें गांव की हर सार्वजनिक जमीन का हिसाब है। सबूत मेरे पास है। सरपंच जी, इस रजिस्टर में पूरे गांव की जमीन का रिकॉर्ड है। पन्ना नंबर 37 पर साफ लिखा है, बस स्टॉप के पास स्थित नीम वृक्ष एवं उसके चारों ओर की 5 बीघा भूमि ग्राम समाज के अधीन सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित है। इस पर तत्कालीन पटवारी और पंचों के हस्ताक्षर हैं। अब देखते हैं सेठ धनीराम का दस्तावेज इससे कितना पुराना है। पंचायत ने दोनों दस्तावेजों की तुलना की। धनीराम के कागज की स्याही ताजा थी और मुहर फर्जी लग रही थी। श्यामू दादा के रजिस्टर के हस्ताक्षर और कागज की उम्र सब कुछ असली बयान कर रहे थे। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। ये तो खुला धोखा है। धनीराम ने न सिर्फ गोपाल को बल्कि पूरी पंचायत को गुमराह किया है। ये जमीन गांव की है और उस पर किसी भी गरीब को ठेला लगाने का पूरा हक है।
धनीराम का चेहरा उतर गया। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे खोटे राम, अब बोल, तेरी पोल खुल गई। बस फिर क्या था, पूरा गांव खोटे राम चिल्लाने लगा। सरपंच ने फैसला पलट दिया और धनीराम पर झूठा मुकदमा दायर करने के लिए जुर्माना लगाया। गोपाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन से वो और भी सम्मान के साथ उसी नीम के पेड़ के नीचे ठेला लगाने लगा। अब गांव वाले ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग ये जानने आते कि खोटे राम की जमीन वाली कहानी का हीरो कौन है। माँ, आज मैंने सीख लिया कि सच्चाई के पक्ष में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो पैसे से खरीदी जाए, बल्कि वो जो सालों की ईमानदारी से कमाई जाए। श्यामू दादा का रजिस्टर हमारी ढाल बन गया और उनका साथ देने का कारण सिर्फ हमारे पिताजी की ईमानदारी और अपनापन था, जिन्होंने कभी इन श्यामू दादा को भी मुश्किल वक्त में मुफ्त में खाना खिलाया था। बेटा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही थोड़ी देर हो जाए। पर याद रख, आज हमारे साथ गांव इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि हमने कभी अपनी कमाई में बेईमानी नहीं की। तेरे पिताजी का नाम ही हमारी पूंजी है, कभी उसे दाग न लगने देना। उसी दिन से लोगों का साहूकार से विश्वास उठ गया। सभी लोग उसे धनीराम नहीं बल्कि अब खोटे राम के नाम से पहचानने लगे। अब कोई खोटे राम से कर्ज नहीं लेता था। कर्ज लेने के लिए सभी जमींदार की तरफ जाने लगे और हर कोई व्यापार करने में भी हिचकिचाता था। लोगों को लगने लगा कि ये व्यापार में भी विश्वासघात कर सकता है। इसीलिए लोग व्यापार के लिए अलग अलग पर्याय ढूंढने लगे। समय बीतता गया। बारिश का महीना अपने आखिरी चरण पर था और सर्द हवाएं चलने लगी। गोपाल और कौशल्या ने अपनी सारी बचत और लोगों की मदद से अब पक्की दुकान खोल दी थी। दुकान का नाम रखा गया हरिनारायण छोले पूरी भंडार। एक दिन दुकान के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसे पहचानना मुश्किल था। पुरानी धोती, फटा कुर्ता और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। उसने धीरे से आवाज लगाई, बेटा गोपाल, मुझे माफ कर दो। गोपाल ने गौर से देखा तो पहचाना, ये तो वही साहूकार धनीराम है। हालत इतनी बदली कि देखकर तरस आ जाए। धनीराम के साथ कोई व्यापार करने तैयार नहीं था, इसलिए उसके लड़के ने शहर जाकर सारा कारोबार अपने नाम करवा लिया और बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। साहूकार के पास अब एक कौड़ी नहीं थी। भूखा प्यासा गोपाल की दुकान के सामने आ खड़ा हुआ था। गोपाल के मन में गुस्सा उमड़ा। उसकी यादों में वो बरसात की सुबह ताजा हो गई जब इसी आदमी ने उन्हें घर से निकाला था। वो कुछ कड़वा बोलने ही वाला था कि तभी माँ कौशल्या बोली, गोपाल बेटा, एक थाली छोले पूरी की लगा दे सेठ जी के लिए। माँ, ये वही साहूकार है जिसने हमें। मुझे सब पता है, पर आज ये भूखा है और हमारी दुकान का पहला नियम क्या है? भूख से बड़ा कोई ग्राहक नहीं। बेटा याद रखना, चाहे वो कोई भी हो, अगर एक बार भी कोई भूखा इंसान हमारी दहलीज से लौट गया तो हमारी रसोई का हर निवाला बेबरकत हो जाएगा। हमें मालूम है ना, 2 वक्त की रोटी का मोल क्या होता है। सुबह की अंधेरी उठान, पसीने से भीगी देह और हड्डियों को चरमरा देने वाली मेहनत। कोई रिक्शा खींचता है तो उसके पांवों की सूजन रात भर नहीं उतरती। कोई मजदूरी करता है तो कमर ऐसे टूटती है जैसे फिर कभी जुड़ेगी ही नहीं। कोई किसी का नौकर बनता है तो कोई बारिश धूप में ऐसे जल भून जाता है। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ना कि शाम को जब वो घर लौटे तो उसके बच्चों के पेट में एक रोटी जा सके, उसकी बीवी की आंखों में कल के लिए थोड़ी उम्मीद बची रहे। ये भूख का दर्द हमने खुद झेला है, तो क्या हम किसी और को इस आग में जलता छोड़ देंगे? बेटा, पेट की आग बुझाने से बड़ा कोई धर्म नहीं और भूखे को रोटी देने से बड़ी कोई कमाई नहीं। बस यही सोचकर हाथ बढ़ा देना, बाकी का हिसाब ऊपर वाला खुद रख लेगा। बस फिर देर किस बात की। गोपाल ने एक बड़ी थाली सजाई, गरम गरम पूरियां, खुशबूदार छोले, साथ में हरी चटनी और प्याज। वो थाली लेकर साहूकार के सामने गया। साहूकार की आंखें डबडबा गईं। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी माँ महान है और तुमने तो मुझे जीना सिखा दिया। मैंने अपनी सारी जिंदगी पैसे के पीछे बिता दी और आज मेरा अपना बेटा मुझे छोड़ गया। लेकिन तुमने अपने बाप का नाम सच्चा कर दिखाया। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से ये कहानी आप तक लाते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे गोपाल की मदद गांव के लोगों ने की थी, वैसे आप भी हमारी मदद चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कीजिए। हम आपके हर एक लाइक और सब्सक्राइब के दिल से बहुत बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि इससे बेहतर कहानियां आगे भी लाते रहेंगे। हम यही दुआ करते हैं आप और आपका परिवार खुश रहें और हमारी मजेदार कहानियां देखते रहें। धन्यवाद।